नमस्कार, मैं एक बार फिर आप सभी के बीच में हूँ और मैं मनीष। मेरा प्रयास होता है कि मैं जनहित के मुद्दे पे ही बात करूँ। बहुत ज़्यादा राजनीतिक घटना और राजनीतिक बयानों पे मेरा फोकस नहीं होता है, क्योंकि राजनेताओं का काम है जनता का जो समस्या है उनकी समस्याओं के साथ सीधा जुड़ना और उनको समाधान देना। नेताओं की क्या समस्या है उसके लिए शायद हम नहीं बैठे हैं। जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को समस्या आती है तो यह दुर्भाग्य की बात है। लेकिन बड़ा अजीब सा खेल चल रहा है हाजीपुर के साथ। जिस रामविलास पासवान ने हाजीपुर की वजूद को मिटाने में अपना कोई कसर पूरे जीवन में नहीं छोड़ा, यहाँ की ज़मीनों का अतिक्रमण विभिन्न संस्थानों के माध्यम से कराया जो आधे अधूरे आज भी पड़े हुए हैं, कोई भी अपने अस्तित्व में नहीं आया। NH 103 जो जमदाहा तक जाती है हाजीपुर से, 20-22 साल हो गए उसको NH का मान्यता दिए हुए, और राज्य सरकार के बराबर भी सड़क की स्थिति नहीं है अब तक। खैर, मैं उस विषय पे नहीं आऊँगा, लेकिन उनके पुत्र और उनके भाई ने जिस प्रकार से एक राजनीतिक ड्रामा करके पूरे देश भर में रखा हुआ है, और सिर्फ इस वजह से कि हाजीपुर चिराग पासवान के लिए तैयार हो जाए 2024 में। और इसमें कोई 2 गुट और 4 गुट की बात नहीं है, यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है, नौटंकी है। सिर्फ गुमराह आम जनता को किया जा रहा है। फिर वही चचा और भतीजा होंगे और वही खेल होगा कि आम जनता अपने वजूद को लेकर फिर से 50 साल पीछे धकेली जाएगी। जिस प्रकार से रामविलास पासवान लगभग 5 दशक यहाँ पे रहे, अगर मान लेते हैं कि उस समय का 20 साल का नौजवान जो आज 70 साल का होगा, आज जा कर के देख लीजिए कि उस समाज के लोगों के 70 साल जिन्होंने बिता दिया आज रामविलास के नेतृत्व में, उनके बच्चों की स्थिति क्या है, उनके पोते पोती नाती, कई जनरेशन बढ़ गए होंगे। आप जा कर के देख लीजिए कि क्या स्थिति है। और आने वाले समय में इसी की पुनः तैयारी चल रही है, जिसमें जातिवाद धर्मवाद के आधार पे भी बंटवारे हो रहे हैं और होते रहेंगे। जनहित के मुद्दे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। मैं हमेशा से कहा हूं और लगभग 1 दशक अब होने जा रहा है कि वैशाली पुलिस की स्थिति, एवं मैंने कई राज्यों की पुलिसों को देखा है, और उन सभी का कार्यशैली एक ही चीज़ बताता है कि वो चाहते हैं कि आप अपराधी बन जाएं ताकि उनका कमीशन खोरी दलाली चलता रहे। इस देश में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि सही रूप से जांच करके यह बता दे कि कितने IAS IPS के पास उनकी सैलरी से ज़्यादा अथाह संपत्ति है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यह बता दे कि राजनेताओं के पास कितनी अथाह संपत्ति है। लेकिन आम जनता को क्रिमिनल जो बनते हैं, अपराधी जो बनते हैं, या माओवादी नक्सलवादी हैं, उन व्यवस्थाओं को स्थापित करने में हमारी सरकार अगर नाकामयाब है उनको एक व्यवस्थित समाज देने में, तो यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो चलिए, मैं एक खास विषय पे आज बात करने आया हूँ कि पुलिसिंग व्यवस्था। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो यह मत समझिए कि मैं सिर्फ वैशाली के इर्द गिर्द ही रहता हूँ। मैं जब ये परिचय आपको देता हूँ और जो जानकारी आपके साथ साझा करता हूँ, उसका एक विस्तृत विचार होता है। उदाहरण और फोकस मेरा, क्योंकि मैं वैशाली में हेडक्वार्टर है तो मैं वैशाली को रखता हूँ, लेकिन आप स्थिति को समझिएगा तो वही स्थिति जम्मू कश्मीर में भी नज़र आएगी, या उत्तर प्रदेश में आएगी, या केरला में आएगी। कम बेश थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। गुजरात में वही स्थिति नज़र आएगी, लेकिन कहीं भी बहुत साफ सुथरी व्यवस्था नहीं। या बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप जमुई चले जाइए, चंपारण चले जाइए, नवादा चले जाइए, नालंदा चले जाइए, कहीं आपको परिस्थिति में बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। 19-20 या 17-18-19 का अंतर हो सकता है, यही होगा, लेकिन इससे बड़ा गैप नज़र नहीं आएगा। मैं आगे एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। मैंने हमेशा कहा है कि यह अंग्रेजी हुकूमत का खूबसूरत सा परिचय आज भी हम देख रहे हैं,
जिसको हम खाकी वर्दी कहते हैं। खाकी वर्दी का इजाद अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए किया था और उसी व्यवस्थाओं को हमने एडॉप्ट किया और आज भी हम उसी सरकार को, सत्ता को, शासक को यह अधिकार दे बैठे हैं, या कहें कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती अपने संविधानिक दायरों में, संविधान के अंदर लिख लिया कि मैं उसी तरीके से प्रयोग करूँगा। भारत को समझकर या भारत के सिस्टम को समझकर या भारत के आम लोगों को समझ करके न तो संविधान उस समय तैयार हुआ और ना ही आज परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ पुलिसिंग व्यवस्था का अपराधीकरण। पुलिसिंग व्यवस्थाओं में आप हर दिन देखते होंगे कि उनके खिलाफ बहुत सारे मामले आते हैं, सरकार भी एक्शन लेती है, लेकिन प्रॉपर वे में पुलिसिंग व्यवस्था को सुधार लाने के लिए, उनके सिस्टम में सुधार लाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। चलिए, मैं जो वीडियो दिखाऊंगा मैं उस पर आज बात करता हूँ। मैं आगे जो वीडियो दिखाऊंगा वो है सराय थाना का, जो राष्ट्रीय राजमार्ग वैशाली जिले का सबसे प्रथम जो थाना है, जो मुख्य सड़क पर है, वो है सराय थाना। अब पटना से जब मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ेंगे हाजीपुर होते हुए, तो सबसे प्रथम गंगा ब्रिज को छोड़ दीजिए, तो गंगा ब्रिज ने तो पूर्ण रूपेण कब्जा करके रखा ही हुआ है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अब आप यहाँ सराय थाना को देखिए। जब उत्तर बिहार की तरफ बढ़ते हैं आप रामाशीष चौक पार करने के बाद, हाजीपुर पार करने के बाद, तो आपको सराय थाना नजर आएगा। वही सराय थाना जिस प्रकार से हाजीपुर का सदर थाना हाजीपुर मुख्य शहर में घुसने के लिए सदर थाना का जो स्थान था उस पर अतिक्रमण करके रखा हुआ था, जिसको अब तोड़ दिया गया है। वह भी बहुत सारे दबाव के बाद, उसमें कानूनी दाव पेच, राजनीतिक खेल बहुत हुआ, तब जाकर के इन परिस्थितियों से हम छुटकारा पाए। लेकिन आम आदमी के साथ जिस प्रकार से नीचता का परिचय पुलिसिंग व्यवस्था ने दिया और हर दिन वहाँ पे कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से दुर्घटना ग्रस्त होता था, उसके बावजूद कोई किसी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता था। कौन जाता सदर थाना में कहने की आपकी वजह से मैं यहाँ मुझे चोट लग गई, मुझे डिस्टर्ब होता है, मेरी गाड़ी जाने में शहरों के अंदर दिक्कत होती है। अब वो खैर समस्या खत्म हुई है, लेकिन मानसिकता वही है वैशाली पुलिस की और नेतृत्वकर्ताओं की। सराय थाना पिछले हफ्ते एक बस, क्योंकि सराय थाना के पास आप रात में शाम में जाइएगा तो आप देखिएगा पूर्ण रूपेण अंधेरा होता है। कुछ लाइटें जो जली होती है वो अंदर जला होता है, बाहर कोई व्यवस्था नहीं है। NH है, वहाँ पे रोशनी की एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आपको जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार से, और यह आम बात है, लगातार होने वाली घटनाएं हैं। सिर्फ मैंने एक घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया है आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि आप इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हों। सराय थाना में एक बस आती है और रात में टकरा जाती है और लगभग दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं बुरी तरीके से। समझिए कि मौत के मुंह में लोग जा करके लौट आते हैं और अभी भी कई लोग अस्पताल में हैं या अपने घरों पे दर्द में ही कराह रहे हैं। एक बस आती है, ट्रक लगा हुआ है, उसमें जाकर सीधे तौर पे वो टकराती है और उसके बाद क्या हो सकता है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। मैंने कई बार सदर थाना से भी पूछा था, नगर से भी पूछा, कई बार हर थानों से भी पूछता हूँ, SP से भी पूछा, जो मनीष सभी हैं उनसे भी पूछा, उससे पहले मानवजीत सिंह ढिल्लो थे, राकेश थे, सबसे मैंने कई बार पूछा कि आपने अतिक्रमण करा करके क्यों रखा हुआ है सड़कों पे। लेकिन ये सभी लोग जिनके अंदर सिर्फ दलाली का परंपरा है, वो राजनेताओं की गुलामी करते हैं, उन्हें नैतिक रूप से इस बात के लिए कहीं शर्म नहीं है कि वह लोगों की हत्या करा रहे हैं। कल की बात है कि मैं पेपर पढ़ रहा था तो देखा कि जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की कि रोज़ रोज़ सड़क दुर्घटनाओं में
मर्डर हो रहा है लोगों का, माने मृत्यु हो जाती है कहा उन्होंने, लेकिन मैं उसे हत्या ही कहता हूँ, क्योंकि यह एक राजनीतिक और प्रशासनिक लापरवाही नहीं कही जाए, ये सीधा का सीधा कहिए कि आपको शमशान बना करके सड़कों को दे दिया गया है। आप कहीं से भी जाएंगे, आप जिंदा पहुंच जाते हैं किसी स्थान पे तो वो बड़ी बात है। अगर आपके साथ दुर्घटना होती है तो कौन जाता है, मोटरसाइकिल से गिर जाएगा तो अपना इलाज कराने जाएगा, सदर थाना और नगर थाना और जिलाधिकारी और DSP को पूछेगा कि महोदय मैं गिर गया और मेरा इलाज करा दीजिए, और क्यों गिर गया ये कहने वाले कोई नहीं है। मर जाते हैं लोग, उनके परिवार के लोग भी नहीं पूछने आते हैं, हंगामा थोड़ा देर के लिए सड़क पे करते हैं और 4 लाख रुपया मिलता है, 5 लाख मिलता है, 5 लाख की प्रावधान होने जा रही है, आप पैसे लेते हैं और चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या आपके परिवार के लोग खत्म हो रहे हैं लगातार? आप किसी का पिता मर जाता है, कई घटनाएं भी 1-2 दिन में और भी हुई है जब पिता पुत्र बेटा बेटी इस तरीके से कई लोग मरे हैं और लगातार ही मरते रहते हैं। इन मौतों के लिए कहीं से भी प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई न कार्रवाई होती है, न उनके रिकॉर्ड में कोई अंकित किया जाता है, और यहाँ से उठा करके वहाँ से उठा करके यहाँ कर दी जाता है। आप देखिए कि मानवजीत सिंह ढिल्लों के टाइम में कितनी हत्याएं हुई हैं वैशाली जिला में। कुछ दिन के लिए सेंटिंग में रखा गया और फिर समस्तीपुर की बागडोर दे दी गई, और वहाँ भी मनोजीत सिंह ढिल्लों का जो उद्योग था वो फल फूल रहा है, लगातार हत्या लूट होती रही है, और उसमें कोई न तो सरकार को शर्म है, न ही मनोजीत सिंह ढिल्लों को तो कोई शर्म ही नहीं है। तो आप यह बात समझ के देखिए कि यह जो सराय थाना अध्यक्ष ने जिस प्रकार से अतिक्रमण करके रखा, और यही नहीं कि अभी के थाना अध्यक्ष ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है, यह समझिए कि परंपरागत तरीके से बन करके वहाँ पे खड़ी है, और बेशर्मी की तरीके से आप नेशनल हाईवे पे कब्जा करके गाड़ियों का वहाँ पे देखिएगा एक अंबार सा बना हुआ है। मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले वीडियो ही देखते हैं, फिर मैं आपसे रूबरू होता हूँ कि क्या स्थिति है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह थाने के सामने का दृश्य है। इस गाड़ी में ही टक्कर हुई थी इस गाड़ी की, और कितना क्षतिग्रस्त हुआ यह देख लीजिए। और अब तक यही स्थिति में गाड़ी खड़ी है। ये सामने जो देख रहे हैं उसी गाड़ी के सामने बीच का रास्ता है जो थाने पे जाती है। अब तक आपने देखा कि किस प्रकार से जो सराय थाना है उसमें लगे हुए गाड़ी जिस गाड़ी से टकराया, जिसने टकराया, सबकी स्थिति आपको दिखा रहा है। और साथ ही यही स्थिति अभी भी बनी हुई है नेशनल हाईवे पे। कितना रास्ता बचा हुआ है वह भी आप देख सकते हैं। और दिन रात चलने वाले लोग जो आते जाते हैं वो भी समझने का प्रयास करें कि आखिर, और उसी जगह पे आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग भी लगा करके सराय थाना रखती है, 2-4 घंटे मास्क चेक करती है और कुछ न कुछ ड्रामा करते रहती है, और वसूली का धंधा अपना चालू रखती है। अपना भी पॉकेट भरती है, कुछ रेवेन्यू के रूप में सरकार को भी जाता है। रेवेन्यू कलेक्शन हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमसे आप पैसा ले रहे हैं तो उसके लिए सुविधा तो मिलनी चाहिए। सराय थाना से लगभग 1 किलोमीटर आगे टोल प्लाजा है। जब सराय थाना टोल प्लाजा दे करके लोग आते हैं, आकर के सराय थाना के पास संकीर्ण अवस्था में और घंटों जाम में रहते हैं, क्योंकि पुलिस ने वहाँ बैरिकेडिंग भी करके रखा है और लगभग टाइम बैरिकेडिंग होती ही होती है। लेकिन उसके बावजूद न तो प्रशासन को शर्म है, न तो वहाँ थाना को शर्म है, और SP महोदय तो यहाँ पता नहीं किस धंधे के लिए बैठे हुए हैं या किस धंधे के लिए सरकार बैठाती है। यहाँ के विधायक सांसद भी कभी आवाज़ उठाते नहीं हैं। हमने सांसद भी नरेंद्र मोदी को चुना था, क्योंकि परंपरा है कि व्यक्ति नहीं चुनाता है, यहाँ पे पार्टी चुना जाती है या प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। आपने प्रधानमंत्री चुना, एक ऐसे सांसद को चुन लिया जिसको लगभग 2 साल के बाद, वो भी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हाजीपुर में आए, स्वागत हुआ, कहानी खत्म हो गई। यहाँ से कोई मतलब नहीं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए। अगर ऐसे ही आपको अपने भी परिवार में किसी की मौत का इंतजार है
तो इंतज़ार करिए और शरायत की तरफ मोड़ दीजिए उसको, आपके घर का बोझ हल्का हो जाएगा, आप भी निश्चिंत। और जिनके घरों में मृत्यु हो गई है वह तो मस्त 4-5 लाख लेकर के घर में सो रहे हैं, शायद उनको न शर्म है न हया है और न ही किसी प्रकार की जिम्मेवारी है कि मैं अपने साथ हुए घटनाओं को लेकर मैं एक आवाज़ उठाऊं और लोगों के बीच जाऊं और इस तरीके की जो भी घटनाएं होती है उसको रोकने का प्रयास करें। सड़कें तो बन नहीं रही हैं, गड्ढे भर नहीं रहे हैं, भले ही उदिता सिंह ने लगभग 3-4 हफ्ते पहले या 2 अगस्त को पेपर में आया था, 2 अगस्त को ही कह दिया था कि सप्ताह भर में गड्ढे भर दिए जाए, लेकिन आप कहीं भी नेशनल हाईवे पे भी देखेंगे तो गड्ढे उड्ढे भरने वाले हैं नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाई और नौटंकी अपनी चलती रहती है। यहाँ की जो दोनों व्यवस्थाएं हैं, मैंने दैनिक हरिपुर में 2 दिन पहले पूरा का पूरा फ्रंट पेज ब्लैक किया था और मुझे लगता है कि इसी प्रकार की परंपराओं के साथ अपना विरोध करते रहिए। लेकिन ये जो आपने जो यहाँ के विधायक और सांसदों को चुना है वोट दे करके, उन्होंने एक ऐसा परंपरा ईजाद कर दिया है कि आपके मौत की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। और इस वीडियो को सिर्फ यह समझ करके मत देखिए कि सिर्फ ये हाजीपुर के लिए है, यह पूरे बिहार और पूरे भारत की पुलिसिंग सिस्टम का लगभग यही नतीजा है, यही स्वरूप है और यही व्यवस्था है। क्योंकि यह व्यवस्था खाकी वर्दी सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत ने, चाहे IAS हो या IPS हो, उसी व्यवस्थाओं के लिए लागू किया था जो आज हम देख रहे हैं। आज से 200 साल पहले इसी व्यवस्था के लिए थी, आज भी उसी व्यवस्था के लिए। 100 में नहीं कहा जाए, लेकिन IAS IPS में मुझे लगता है कि 1000 में शायद 5 लोग मिले आपको, क्योंकि 100 में आंकड़ा बैठ नहीं रहा था, इसलिए मैंने 1000 में 5 लोग लिया होंगे जो वाकई में मानवीय हैं, जिनके अंदर हृदय है, दिल है, सोच है। लेकिन 995 ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, दलाल हैं, उनके अंदर मानवता नहीं है, वो संकीर्ण मानसिकताओं से घिरे हुए लोग हैं। और ऐसी व्यवस्थाओं में अगर हम उसी कंडीशन में आप राजनीति को भी देख सकते हैं, यही कमोबेश स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।